जो आगे आगे इसको ब्रेक करते जाएगा और आगे आगे जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो इसके ऑपोजिट स्टैंड में जो भी कौन सा स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड में क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मतलब इसमें कैसा होगा, ये जो हमने कोर एंजाइम है ये कैसे, ये आगे आगे बढ़ेगा, ये आगे आगे जाएगा तो क्या होगा, इसमें तो सिग्मा फैक्टर निकल गया, इसका तो काम खत्म हो गया। इसका काम क्या था, जब तक 10 न्यूक्लियोटाइड्स उधर सीक्वेंस उधर ना आ जाए तब तक सिग्मा फैक्टर उसके साथ बाइंड रहता है। जैसे 10 जो न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ से यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, वैसे ही क्या हो गया, सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकल गया। जैसे सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकल गया तो इसका जो वेट है वो लॉस हो जाएगा। वेट लूज होने की वजह से इसके पास कुछ पावर आ जाएंगे। इसके पास कौन से पावर आएंगे, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये आगे आगे इसको ब्रेक करेगा, मतलब ये आगे मूव करेगा, इसको आगे ब्रेक करेगा, और जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का अपोजिट बनाएगा। और इसमें ये जो भी बबल फॉर्मेशन, ये जैसे ये आगे आगे जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाएगा, ये पीछे का जो है वैसे ओपन रहेगा, और पीछे का जो ओपन रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड के पास, उनके पास भी एक ऐसा कैपेसिटी रहता है जो इसको फिर से ज्वाइंट कर देगा। यहाँ पे ओपन किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बैठा है। ये जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से आगे मूव ऑन करेगा, वैसे ही पीछे का जो भी ये बॉन्ड है ये फिर से ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा, ये जो बबल है ये आगे चला जाएगा, ये आगे जाने की वजह से ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ से ऐसा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो बाहर निकल के आया इसी को हम क्या बोलेंगे, आरएनए। ठीक है, वो हम अभी आगे देखेंगे। एक समरी देख लेते हैं शॉर्टली, हम उसको ड्रॉ करके। सपोज हमने अभी लिया है, ठीक है, तो हम पहले से देख रहे हैं अभी। सपोज ये हमारा एक स्ट्रैंड है, ब्लैक पेन से लेता हूँ, ये स्ट्रैंड है हमारा, इस स्ट्रैंड में ये हमारा हो गया -35 का सीक्वेंस, यहाँ पे आ गया हमारा -10 का सीक्वेंस। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक हम आ गया हमारा जीन। ठीक है, और ये जो है टेम्पलेट रीजन का हमारा फाइनली हम उसको क्या बोलते थे, टेम्पलेट रीजन। तो उसको हम नेमिंग भी दे देते हैं, जैसे इधर 5' to 3', यहाँ पे 3' to 5'। ठीक है, तो फिर अभी हमने क्या बोला था, इसमें डीएनए, ये जो हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है इसमें एक ही चीज़ काम करता है, उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में 6 सब यूनिट होते हैं, जो हमने नेक्स्ट लास्ट पेज में देखा था जो सिर्फ 6 सब यूनिट कुछ इस तरह से है। तो ये जो सब यूनिट है यहाँ पे अगर इतना रहा तो ये 5 रहा तो α1 या α2 अल्फ़ा β1 बीटा प्राइम और ओमेगा, तो उसको कोर एंजाइम बोलते हैं। अगर उसके एडिशन अगर सब सिग्मा फैक्टर रहा, या अगर पूरा एडिशन किया तो उसको होलो एंजाइम बोलते हैं। तो उसको हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था। तो वो जो स्ट्रक्चर है तो उसमें कैसे होगा, ये जो हमारा स्ट्रैंड है यहाँ पे ये जो 35 और ये जो -10 है, यहाँ पे क्या होगा, वो जो सब यूनिट है वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सब यूनिट यहाँ पे बाइंड हो जाता है, ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है, इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्टिंग सीक्वेंस। उस सीक्वेंस में हमारा क्या होता है, उस सीक्वेंस में हमारा जो भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब क्या होता है, ये जैसे ही यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है, ये बाइंड होने की वजह से क्या होगा, इस चीज़ का बबल फॉर्मेशन होगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब ये इसके साथ अभी भी बाइंड है। तो इसमें का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किसने ब्रेक कर दिया, ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसने क्या किया, यहाँ का हाइड्रोजन भी ब्रेक कर दिया। और इसके साथ अभी भी क्या जॉइंट है, सिग्मा फैक्टर अभी भी जॉइंट है। ठीक है ना, तो सिग्मा फैक्टर अभी भी जॉइंट है। तो इसी टाइम पे ये क्या करता है, इसी टाइम में ये क्या करता है, सिग्मा फैक्टर, ये सॉरी आरएनए पॉलीमरेज का और एक फंक्शन क्या है, जो भी न्यूक्लियोटाइड है, इधर कितना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाएगा, वो
10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जैसे 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पे तैयार हो जाता है, वो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो इस टेम्पलेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जॉइंट हो जाता है। और जैसे ये इसके साथ जॉइंट हो जाता है उस टाइम क्या होता है, ये जो सिग्मा फैक्टर है ये यहाँ से निकल के भाग जाता है। ठीक है, ये यहाँ से निकल के भाग जाने की वजह से ये जो पूरा पोर्शन है इसका वेट कैसा हो जाता है, इसका वेट लूज हो जाता है डायरेक्ट। इसका वेट लूज होने की वजह से ये जो पोर्शन है ये आगे की ओर मूव करता है। ये आगे की ओर मूव करते वक्त यहाँ से क्या होता है, ये जो स्ट्रैंड है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, ये स्ट्रैंड यहाँ से बाहर आ जाता है और ये आगे रन करता है। ये जैसे आगे निकल जाता है पीछे का जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको क्या कर देता है, फिर से जॉइंट हो जाता है। तो आपने यहाँ तक की समरी अपने शॉर्ट में देख लिया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इनिशिएशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इनिशिएशन हुआ। इसे अभी भूल जाइए, जो आरएनए जो स्ट्रैंड है इसे मैंने सिर्फ जस्ट निकाल के दिखाया है, इसे आप भूल जाइए। यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक इनिशिएशन हो गया। इनिशिएशन के बाद हम देखेंगे इलोंगेशन कैसे होता है। तो इलोंगेशन का जो हम प्रोसेस है वो देखेंगे। तो इलोंगेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, अभी ये जो स्ट्रैंड है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब ये जो बबल है ये आगे फॉर्मेशन होगा। आगे फॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि ये पीछे उन्होंने छोड़ के निकल गया है। पीछे छोड़ के निकल गया मतलब फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आगे का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना अभी तक बाकी है। तो इन्होंने क्या किया, पीछे का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फिर से जुड़ जाएगा। इसके साथ अभी भी होलो एंजाइम जो है वो जॉइंट है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा ना, तो फिर इसके साथ क्या जॉइंट रहेगा, ये जो हमारा जो ये जो आरएनए है ये सपोज यहाँ से निकल गया है। ठीक है, ये यहाँ से निकल गया मतलब इसमें का सिर्फ 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो इसके साथ जॉइंट रहेगा। और वो इसके साथ जॉइंट रहेगा मतलब किसका काम है वो काम है आरएनए पॉलीमरेज का काम। आरएनए पॉलीमरेज 10 न्यूक्लियोटाइड यहाँ से जॉइंट करता है। ये आगे से मतलब ये जो स्टेज है इसको क्या बोलेंगे हम, इसे हम इलोंगेशन बोलेंगे। ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा। तो ये यहाँ से निकल के आ गया मतलब ये 5 प्राइम कहाँ पे रहेगा, इधर उसका 5 प्राइम होगा। सपोज ये स्ट्रैंड है यहाँ पे उसका 5 प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम है। ये जैसे जैसे आगे जाएगा ऐसे ऐसे आगे निकलते जाएगा। ये हमारा हमने यहाँ पे इनिशिएशन देखा था। इनिशिएशन के बाद हमने यहाँ पे अभी इलोंगेशन का प्रोसेस देख लिया है। ठीक है, तो इलोंगेशन होने के बाद हम देखेंगे टर्मिनेटर, मतलब कि ना ये प्रोमोटर, मतलब ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद ये जीन का जो फर्स्ट है यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ये जो पोर्शन यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ये प्रोसेस आगे स्टार्ट होते होते हमारे आरएनए भी फॉर्मेशन हो गया। आरएनए से फॉर्मेशन हो गया मतलब वो जो हमारा जो बबल है वो इस तरह यहाँ तक आ गया। फिर वो कुछ और आगे बढ़ने की वजह से ये भी इसका लॉन्ग चेन होगा। ये जो आरएनए ये और बढ़ते जाएगा। ये यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या होगा, टर्मिनेटर आएगा। तो वो टर्मिनेटर रीजन में क्या होता है वो हम देखेंगे। तो हम ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इसका हम लास्ट स्टेप देख रहे हो। अभी ट्रांसक्रिप्शन का जो लास्ट प्रोसेस है वो है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन जो रहता है वो टर्मिनेटर रीजन में होता है। तो टर्मिनेशन जो है वो 2 टाइप का रहता है। ये हमारा टर्मिनेशन ये टोटल 2 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं रो डिपेंडेंट, ठीक है। एक को हम बोलेंगे रो इंडिपेंडेंट, और एक जो रहता है उसको बोलेंगे रो डिपेंडेंट। ठीक है, ये जो रो इंडिपेंडेंट होता है इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं रो प्रोटीन, जो इस प्रोसेस में मतलब टर्मिनेशन में काम नहीं आएगा, मतलब इसका कुछ यूज ही नहीं होगा, उसको बोलेंगे रो इंडिपेंडेंट। और ये जो है इसका टर्मिनेशन के लिए यूज होगा इसलिए बोलेंगे रो डिपेंडेंट। ये जो है ये एक प्रोटीन है। ठीक है, ये भी एक क्या है, प्रोटीन है।
सपोज इसमें हमारा ए वाला जो रीजन था ये हमारा जीन था, ठीक है, ये जीन रीजन था। और फाइनली ये जो रीजन था ये हमारा टर्मिनेटर था, और इस साइड का इनिशिएटर और दी प्रोमोटर जिसमें हमारा 6 यूनिट था बाइंड, जिसके अंदर हमारा लार्ज और सब स्मॉल सब यूनिट जिसमें हमारा बाइंड था। और जो फॉर्मेशन उन्होंने किया था, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किया था। अभी यहाँ पर आने के बाद जो भी होता है, टर्मिनेटर जो रहता है, टर्मिनेटर ये जो एक ऐसा स्टेज रहता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप होता है। तो स्टॉप होने के लिए ये दो फैक्टर है, जो रो इंडिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट, ये जो दो फैक्टर है ये प्रोटीन जो रहता है इसमें यूज होता है। तो अभी हम ये जो टर्मिनेटर जो है इसे हम डिटेल में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये जो प्रोमोटर जीन और जो टर्मिनेटर है, तो ये टर्मिनेटर को मैंने यहाँ पे फोकस करके बताया। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होता है, कुछ स्पेशल सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस अभी हम ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे निकालेंगे। वो सीक्वेंस कौन से होते हैं? इधर 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे कुछ 4 होते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ का जो सीक्वेंस है मैंने उसको नाम दे दिया है। तो फिर वो सीक्वेंस है CGCAGG, और यहाँ पे रहेगा CCTGCG, ठीक है। और ये जो मिडल में जो सीक्वेंस रहेगा वो सीक्वेंस सपोज हम ले लेंगे एक्स वाला सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस दिख रहा है आपको, ये जो 6 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस दिख रहा है, इधर भी आपको 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिख रहा है, CGCAGG CCTGCG। ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ATGC ऐसा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी ATGC कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रहेगा ना, यहाँ पे जो रहेगा ये इसका इन्वर्टेड ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं G है तो यहाँ पे C है, यहाँ पे G है तो यहाँ पे C है, A उसका अपोजिट T, C G G C C G। ये यहाँ पे जो भी सीक्वेंस रहेगा ना, अभी सपोज ये जो है यहाँ पे जो भी सीक्वेंस रहेगा ये इसका इन्वर्टेड रहेगा। तो ये जो दो सीक्वेंस है इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस। इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस, ठीक। तो फिर अभी तक का प्रोमोटर रीजन से स्टार्ट हुआ जो भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, मतलब जो भी mRNA, जो भी RNA या फिर जो भी राइबोसोमल RNA जो भी फॉर्मेशन हुआ, तो वो जीन तक तो उसने ख़त्म कर दिया। जब वो जो राइबोसोम, वो जो दो सब यूनिट था, वो तो जो दो सब यूनिट था ये वाला, ये दो सब यूनिट था, ये अभी कहाँ तक पहुँच गया है? ये अभी टर्मिनेटर रीजन तक पहुँच गया है। तो टर्मिनेटर रीजन में आने के बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे वो सीक्वेंस उन्होंने छोड़ दिया था, इधर 5' टू इधर 3'। ये तो आगे बढ़ रहा है। तो टर्मिनेटर मतलब स्टॉप रहता है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है वो प्रोसेस। लेकिन जब यहाँ पे आके वो जो सब यूनिट यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा? तो उस टाइम ये जो RNA है, ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसका सिंगल स्ट्रैंड होगा। तो वो स्ट्रैंड इधर से निकलने के बाद सपोज यहाँ से आपने देखा ATGCA TGC, सॉरी इसमें ना T नहीं रहेगा, इसमें U रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया है ना। तो ये RNA का स्ट्रैंड है। ये कौन सा स्ट्रैंड है? RNA का। तो RNA के स्ट्रैंड में क्या रहता है? एक ए जो रहता है, एक के साथ डबल बॉन्ड किसके साथ रहे? U। G के साथ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा C।
लेकिन डीएनए स्ट्रैंड में क्या रहेगा, ए के साथ डबल बॉन्ड किसके साथ, ए के साथ टी रहेगा, जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड सी रहेगा। तो यहाँ पे ए के साथ डबल बॉन्ड क्या रहेगा, यू रहेगा। तो इसलिए ये सीक्वेंस अभी हमें सिंगल स्ट्रैंड इधर आने के बाद वो जो हमारा सब यूनिट यहाँ पे ज्वाइंट होने के बाद तो इसका भी सीक्वेंस बाहर निकलेगा। तो अभी मैं इस पार्ट को देखेंगे तो वो पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज मैं अभी नेक्स्ट इसमें निकालता हूँ। सपोज मैंने अभी इस पेज में निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी के साथ क्या आएगा, हमारा ये वाला सीक्वेंस देखिए, ठीक है ना। इस तरह से मैं रख देता हूँ इसको। तो आरएनए के स्ट्रैंड में मैंने क्या बताया था, ए जो है उसके साथ यू, जी जो रहेगा उसके साथ सी, ए का अपोजिट स्ट्रैंड में यू रहेगा, जी के अपोजिट स्ट्रैंड में सी रहेगा। ये जो है ये किस में रहेगा, ऐसा ऐसा ओनली सिर्फ आरएनए में रहेगा। तो हम अभी अपोजिट स्ट्रैंड देख रहे हैं। तो हमारे अपोजिट स्ट्रैंड में क्या है, हमें सेम इसके जैसा निकालना है। सपोज यहाँ पे सी है तो सी के अपोजिट क्या आएगा, जी, जी के अपोजिट क्या आएगा, सी, अगेन सी के अपोजिट जी, ए के अपोजिट यू दिख रहा है तो ए के अपोजिट क्या आएगा, यू, जी, सी, जी, सी। अभी यहाँ पे एक्स है तो एक्स मतलब उधर कौन सा भी न्यूक्लियोटाइड है, उधर इन्वर्टेड जो भी सीक्वेंस है वो नहीं है। तो एक्स के अपोजिट में हम क्या लेंगे, एक्स के अपोजिट में सपोज हमने लिया वाई, 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 ठीक है। अभी ये जो यहाँ का जो सीक्वेंस है इसका भी अपोजिट देखेंगे हम, सी, जी, सी, जी, टी है तो टी के अपोजिट में क्या आएगा, तो टी का अपोजिट में आएगा क्या, ए, जी के अपोजिट में सी, सी का जी, जी का अगेन सी। इस तरह से होगा। तो अभी आपने देखा ये जो प्रोसेस है इस तरह से बाइंड होने के बाद टर्मिनेटर रीजन में आने के बाद ये यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो रीजन है 5' ये आगे रन होगा। यहाँ का जो प्रोसेस है ये भी बाहर निकल जाएगा। तो ये हम पूरा इसको कलर में दिखाएंगे, मतलब ये आरएनए बन चुका है, ठीक है। अब ग्रीन कलर का मतलब आरएनए बाहर आ चुका है। तो उसका भी इन्वर्टेड आपने देखा, ये भी एक इन्वर्टेड तैयार हो चुका है, ये भी एक इन्वर्टेड बन चुका है। इसका इन्वर्टेड क्योंकि हमने उसका आरएनए जो भी प्रोसेस हुआ आगे आगे प्रोसेस होने के बाद कुछ ऐसा तैयार हुआ। तो फिर ये यहाँ पे आने के बाद ने क्या, यहाँ पे हेयर पिन लूप जैसे बना देता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरह से हेयर पिन एक लूप तैयार हो जाता है। तो अभी सिर्फ एक इमेजिन कीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने यहाँ पे रखा, मतलब ये जो गोल जो लूप दिख रहा है वो कुछ वाई वाई समझिए, उसको अगर मैंने यहाँ पे रखा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, इसको सिर्फ फोकस कीजिए इस जगह को, उसको मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी ये गया, ये हमारा हेयर पिन लूप तैयार हो चुका है इस तरह से। तो इसमें हम इसको सबको पुट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, उसका अपोजिट 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये जो आपको 4 सीक्वेंस दिख रहा है 1 2 3 4, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम नीचे पुट कर देंगे, वो कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे जी है तो जी सी, जी यू, सी सी। फिर उसके बाद कौन सा सीक्वेंस है, वाई, यहाँ पे भी वाई, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से जी, फिर जी, ए सी, जी सी। यहाँ तक समझ में आया। तो मैंने आपको सिर्फ इमेजिन करने बोला था। ये जो 5' है ये अभी तक हमारा यहाँ पे ही है, ठीक है। ये जो यहाँ से निकल गया है इसी प्रोसेस को, पर यहाँ पे आने के बाद एक लूप तैयार करेगा इस तरह से, जो फिर वो इधर दिखेगा। ऐसा लूप तैयार करने का तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ हमारा वही प्राइम है 5' to 3'। तो यहाँ पे जो लूप फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड भी तैयार करेगा। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर एक दूसरे के सामने आने की वजह से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना? क्योंकि वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे के साथ सेम नहीं है। यहाँ पे दूसरा कुछ न्यूक्लियोटाइड होगा, इसलिए वो सेम नहीं आने की वजह से वो कुछ उसकी अपोजिट न्यूक्लियोटाइड में इधर आ गया। इधर ATGC ऐसा कुछ भी हो सकता था, मतलब इस स्ट्रक्चर में ATGC कुछ भी हो सकता था। तो A का अपोजिट अगर T है तो G का अपोजिट C रहेगा। तो हमने XX इसलिए माना कि उसका अपोजिट हमने Y लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को नेमिंग क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? हेयर पिन लूप और स्टेम लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है ना, ये रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट, ये दोनों प्रोसेस होने के टाइम पे ये जो हेयर पिन लूप है ना, ये स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो फिर अभी रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट में ये जो सीक्वेंस रहता है इसके एग्जैक्ट बाद में ये कौन सा सीक्वेंस है? ये हमारा सीक्वेंस खत्म होने के बाद में जो इंडिपेंडेंट ये कौन सा हमने सीक्वेंस बताया था आपको? ये सीक्वेंस हमने इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस बताया था। ये सीक्वेंस के बाद में जो कुछ सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस वो कुछ यहाँ पर रहता है, वो सीक्वेंस एडेनिन रिच रीजन रहता है, ए वाला। तो ये कितना रहता है? 8 to 10 नंबर में रहता है, मतलब 8 to 10 ऐसा लॉन्ग चेन में रहता है ए। तो फिर इसका जैसे यहाँ पे आने के बाद ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ए का फिर अपोजिट भी आ जाएगा। तो ए का अपोजिट में क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे यू का सीक्वेंस आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ फिर से। सपोज ये हमारा ये स्ट्रैंड था, यहाँ पे बबल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे बबल फॉर्मेशन होने की वजह से ये जो हमारा कहाँ तक पहुँच गया था? ये टर्मिनेटर रीजन में पहुँच गया था। ये हमारा पीछे का सीक्वेंस जान दो, टर्मिनेटर रीजन में पहुँच गया था। यहाँ पे हमारा जो कोर एंजाइम है वो भी यहाँ पे बाइंड है। ठीक है, ये आगे के